हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का है। और ये चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा जो है बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को कुछ स्टेप के बारे में जानकारी अति आवश्यक है, जैसे कि सदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि क्या है, आदिम सदिश क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सदिश राशि देख लेते हैं कि सदिश राशि क्या होता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उन राशियों को क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 10 मीटर उत्तर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा परिमाण दिया गया है 10 मीटर, और इसके साथ साथ दिशा भी दी गई है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो इस प्रकार की जो राशि होगी उस राशि को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। जबकि अगर केवल 10 मीटर लिखा हो तो इसमें दिशा 10 मीटर किधर जाना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार का हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। तो जिनमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है उन राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो हम लोग फिजिक्स में भी देख चुके होंगे, फिजिक्स में भी हम लोगों को सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में बताया गया है। अब बात आती है आदिम सदिश की। आदिम सदिश वो राशियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई सदिश इस तरीके से एक सदिश दे दिया गया है और कोई सदिश इस तरीके से बी सदिश दे दिया गया है। तो देख रहे हैं हम लोग सदिश ए और सदिश बी, जो दोनों सदिश दिए गए हैं, ये दोनों सदिश एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं। अर्थात इन दोनों की प्रारंभिक बिंदु जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, वो एक ही बिंदु है। तो इस प्रकार के जो सदिश होते हैं, इस प्रकार के जो सदिश होते हैं, उन सदिशों को हम लोग आदिम सदिश बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दो ही सदिश हों, इसके साथ तीन भी सदिश हो सकता है। अगर ये मान लीजिए कोई सदिश स्थिर दिया गया है तो यहाँ पर तीन सदिश हो गए, लेकिन प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है, प्रारंभिक बिंदु तीनों सदिशों का एक ही है। तो इस प्रकार के जो सदिश होते हैं उन सदिशों को हम लोग क्या बोलते हैं, आदिम सदिश बोलते हैं। अर्थात उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, प्रारंभिक बिंदु होता है, वो एक ही बिंदु होता है। एक ही बिंदु से सारे सदिश स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में आती है बात समान सदिश की। समान सदिश कौन सा सदिश होता है, ऐसा सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। जैसे ये कोई सदिश है, इसका परिमाण मान लीजिए 10 दे दिया गया है और कोई दूसरा भी दे दिया गया है 10, और दोनों की दिशा एक ही हो और परिमाण में भी बराबर हो। तो इन प्रकार के सदिशों को हम लोग कौन सा सदिश बोलते हैं, समान सदिश बोलते हैं। समान सदिश के लिए आवश्यक होता है कि उनकी परिमाण भी और दिशा भी दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि वे समान सदिश होंगे। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं संरेख सदिश की। संरेख सदिश क्या होता है, तो ऐसे सदिश जो समांतर होते हैं, जैसे ये दोनों सदिश हैं, समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, संरेख सदिश होते हैं। कोई भी सदिश जो कि समांतर हो, इस तरीके से खींचे गए हो, दो खींचे गए हो, तीन खींचे गए हो, ये सब के सदिश क्या होते हैं, संरेख होते हैं। कब, जब उनकी दिशा एक ही हो। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि ये बराबर परिमाण में ही हो, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन समांतर विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सदिश होते हैं उन सदिशों को हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख सदिश बोलते हैं। आइए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद इसमें जो कुछ भी है वो सारी चीजें हम लोगों को कंफर्म हो जाएंगी। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, क्या दिया गया है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। 40 किलोमीटर विस्थापन का क्या करना है, आलेखीय निरूपण करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए दिशा का ज्ञान आवश्यक है। ये मान लेते हैं हम लोग जानते हैं ये हम लोगों का पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। ये चार दिशाओं का ज्ञान हम लोगों को होना अति आवश्यक है। अब कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, तो उत्तर ये है, इससे 30 डिग्री पूर्व इधर भी हो सकता है। अगर 30 डिग्री की केवल बात करें तो इधर भी 30 हो सकता है, इधर भी 30 हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि 30 डिग्री पूर्व, यहाँ पर क्या चीज कह रहा है, 30 डिग्री पूर्व। इसका मतलब उत्तर से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए पूरब दिशा में, पूरब इधर हुआ, पश्चिम अगर इधर बनाएंगे हम लोग तो पश्चिम दिशा में जाएगा, लेकिन पूर्व में कह रहा है इसलिए इस दिशा में बनाएंगे। और उत्तर से कितना बनना चाहिए,
30 डिग्री बनना चाहिए। तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए हम लोग इस तरीके से इसका आलेख खींच सकते हैं और इसको हम लोग क्या दिखा देंगे कि ये 40 किलोमीटर परिमाण का है। इसको सेंटीमीटर से पैमाने से मान करके भी हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंट के मान करके 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर के बराबर मान करके हम लोग इसका आलेखीय निरूपण कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन का आलेखीय निरूपण जो करना है, इस तरीके से उसका हम लोग आलेखीय निरूपण करके देख सकते हैं। अब अगर हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित को सदिश एवं अदिश राशि के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यहाँ पर हम लोग बताना है कौन सी राशियां सदिश हैं और कौन सी राशियां अदिश हैं। अब यहाँ पर हम लोग 10 किलोग्राम देख रहे हैं। 10 किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। तो ये हम लोगों का अदिश हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद में कह रहा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब देखिए परिमाण तो 2 मीटर दे रहा है लेकिन उसके साथ साथ दिशा भी दे रहा है, इसलिए कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद में दिया गया है 40 डिग्री। अब देखिए 40 डिग्री अभी 30 डिग्री कह रहा था, लेकिन अगर पूर्व में ना कहा होता तो हम लोग कोण इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे। अर्थात यहाँ पर डिग्री तो दे रहा है लेकिन इसकी दिशा नहीं दे रहा है कि किस दिशा में बनना है, इसलिए कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगी। और 40 वाट, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम लोग 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश भी हमारा क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। और ये हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, और इसमें दिशा भी दी गई, त्वरण में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, इसलिए ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगी। तो ये प्रश्न नंबर 2 था जिसमें अदिश और सदिश राशियों के रूप में हम लोगों को श्रेणीबद्ध करना था। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी दिया गया है, इसमें भी हम लोगों को सदिश एवं अदिश राशियों के रूप में इसे श्रेणीबद्ध करना है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। समय कालांश दिया गया है। समय हम लोग जानते हैं एक अदिश राशि होती है, इसलिए इसको हम लोग अदिश राशि लिख देंगे। दूरी भी हमारी अदिश राशि होती है, चूंकि दूरी में भी दिशा का ज्ञान नहीं होता है, पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, कि दिशा का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, इसलिए दूरी भी हम लोगों का क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगी। बल हम लोग जानते हैं, बल जो होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, इसलिए बल हमारा क्या हो जाता है? एक सदिश राशि हो जाती है। और इसके बाद में वेग भी हमारा सदिश राशि है, जबकि कार्य हमारा क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगी। इस तरीके से प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 दोनों में हम लोगों को क्या देखना था? प्रश्न नंबर 2 और 3 में हम लोगों को सदिश एवं अदिश राशि के रूप में श्रेणीबद्ध करना था। तो इस तरीके से हम लोग श्रेणीबद्ध कर सकते हैं अदिश और सदिश राशियों को। अगला प्रश्न हम लोगों को 4 नंबर दिया गया है। आकृति एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, एक आकृति है जो एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और इसमें हम लोगों को पहचानना है कि कौन सा आदिम है, कौन समान सदिश है और कौन सा रेख है परंतु असमान है। तो सह आदिम के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। सह आदिम सदिश जो होती है, सह आदिम सदिश का प्रारंभिक बिंदु जो होता है वो एक ही होता है, अर्थात वहां से 2 सदिश या 3 सदिश जो होते हैं वो क्या होते हैं? वहां से चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सह आदिम सदिश, तो ए का देखें और डी का देखें, इन दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु ये है। ए वेक्टर जो है हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है और डी वेक्टर भी हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जबकि यहाँ से देखें तो बी हमारा यहाँ पर ए समाप्त हो रहा है और बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर बी हमारा एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, जबकि सी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से दोनों खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए और डी का है। अगर सह आदिम सदिश की बात की जाए तो वेक्टर ए और डी जो होंगे वो कौन से होंगे? सह आदिम सदिश होंगे। समान सदिश की बात की जाए तो समान के लिए बताया गया था कि उनके परिमाण और दिशा दोनों समान होना चाहिए। अगर हम लोग देखें, बात करें ए की, तो ए की दिशा इधर को है जबकि सी की दिशा इधर को है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए ये दोनों समान नहीं हो सकते हैं। बी और डी की बात करें तो बी की दिशा भी नीचे की ओर है और डी की दिशा भी नीचे की ओर है, तो दिशा एक हो गई। परिमाण भी इनके बराबर है, क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी और डी जो होगा, वेक्टर बी और वेक्टर डी जो होगा वो क्या होगा? समान सदिश होगा। अब कह रहा है समरेख परंतु असमान।
संरेख में क्या होता है, समांतर होती हैं। सदिशें कैसे होती हैं, समांतर होती हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो बराबर भी हों। तो असमान, तो यहाँ पर संरेख का मतलब हो जाएगा दोनों बराबर ना हो। तो यहाँ बी और डी की अगर बात करें तो दोनों की देखिए, दोनों की दिशा एक है, समान है और परिमाण भी बराबर है। संरेख तो है ही है, लेकिन इसके परिमाण और दिशा दोनों समान है, तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ए की दिशा इधर को, सी की दिशा इधर की है और दोनों में परिमाण भी बराबर है, दोनों समांतर भी हैं। इसलिए ए और सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, संरेख और असमान होगा, बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा इधर को है जबकि इसकी दिशा इधर को दी गई है। लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित के उत्तर जो है सत्य और असत्य के रूप में दीजिए। यहाँ पर जो उत्तर हम लोगों को देना है वो सत्य और असत्य के रूप में देना है। कह रहा है कि ए और माइनस ए संरेख हैं, तो सत्य है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि संरेख के लिए समांतर होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि ए और माइनस ए केवल इसमें समांतर रेखाएं होनी चाहिए, दिशा चाहे जिधर को हो, उल्टी हो, सीधी हो, समान हो, कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए ये हमारा कथन जो दिया गया है ये कौन सा कथन होगा, सत्य होगा। कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, सदैव नहीं बराबर होता। अगर ये दिया गया है, ये दिया गया है, तब तो दोनों के परिमाण बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा भी हो सकता है समांतर कि एक ऐसे हो सकता है, एक समांतर इसके बराबर, दोनों समांतर तो होंगी लेकिन छोटी और बड़ी होंगी। इसलिए दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होना आवश्यक नहीं है। इसलिए ये सदिश हमारा जो होगा वो क्या होगा, असत्य होगा। फिर कह रहा है इसी में, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। मान लीजिए ये 10 है और ये भी हमारा मान लीजिए 10 है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो संरेख हमारे हो रहे हैं। लेकिन संरेख के लिए अभी बताया गया कि दिशा का भी जो है, तो समान परिमाण अगर दिया गया है कि परिमाण में दोनों बराबर हैं, तो कोई आवश्यक नहीं होता है कि वो आपस में क्या हो, दो सदिश अगर दिए गए हैं तो कोई आवश्यक नहीं होता है कि वो हमारे सदिश संरेख होते हैं, क्योंकि ये आवश्यक परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन उनकी दिशाएं भी इधर उधर हो सकती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये भी हमारा प्रत्येक स्थिति में नहीं, किसी किसी स्थिति में सत्य हो सकता है लेकिन किसी किसी स्थिति में सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर समान परिमाण वाले दो सदिश दिए गए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे संरेख ही होंगे। लास्ट इसी में कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि समान परिमाण अगर दिया गया है तो दो संरेख सदिश समान होते हैं, क्योंकि परिमाण अगर ये बराबर दिया गया, 10 ये भी दे दिया गया और 10 ये भी दे दिया गया, लेकिन इसकी दिशा इधर को, इसकी दिशा इधर को है, तो सदिश समान हो नहीं सकते, क्योंकि समान के लिए दिशा का एक ही होना आवश्यक है, एक ही दिशा में दोनों सदिश होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ ये भी कथन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सब असत्य हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के प्रश्नों को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।